हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम 2023 में जो इंग्लिश का पेपर अभी हुआ है उसमें यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए करीब 7 सेट्स पूछे गए थे और उन 7 सेट्स में से एक सेट 316AA है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसके ग्रामर के क्वेश्चंस 4th नंबर का क्वेश्चन और 5th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें करीब 10 क्वेश्चन है टोटल मिला के पार्ट वाइज। और उन 10 क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं आपको आज देने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा जो कि शायद ही आपको किसी और जगह पे मिलेगा, बहुत ही करेक्ट वे में। ठीक, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे और भी जो क्लासेस हैं और भी जो सेट्स हैं उनको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक एक सेट के जो ग्रामर के क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहा भी था कि सर ग्रामर वाला पार्ट जो है वो कवर करा दीजिए। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं ताकि फीलिंग आ जाए पेपर में बैठे होने की। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड, सर प्रेजेंट एंड का पैसिव वॉइस है, टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग। फॉर प्रीपोजिशन है तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर प्रीपोजिशन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। The question paper is divided again, present indefinite passive voice. The question paper is divided into 4 sections A, B, C, D. A आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है, B आपका राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें लेटर और आर्टिकल आते हैं, C आपका ग्रामर सेक्शन, वही 4th नंबर 5th नंबर और 6th नंबर का क्वेश्चन, 6th नंबर ट्रांसलेशन है और 4th और 5th आपके ग्रामर के क्वेश्चन है, दो नंबर के 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन। और D आपका लिटरेचर सेक्शन। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी, एडजेक्टिव है, आर कंपल्सरी, तो आर मेन होगा, कंपल्सरी एडजेक्टिव है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स जो है इंडिकेटेड है। अगर किसी वर्ड के पहले ईच लगाओगे तो हमेशा सिंगुलर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, ये छोटी सी बात इंस्ट्रक्शन में भी सीख लेंगे। तो ये रहा हमारा सेक्शन सी, ग्रामर का सेक्शन, और इसमें 4th नंबर का क्वेश्चन और 5th नंबर का क्वेश्चन। क्या डिफरेंस है 4th और 5th के क्वेश्चन में? दोनों में 5-5 क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि 5th वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, 4th वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखिए 4th वाले क्वेश्चन में ए बी सी डी ई करके दिया हुआ है। अभी 5th में देखेंगे तो हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन होगा कि या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो। चलो, पहला क्वेश्चन है डिसलाइक और एवर्जन टू मैरिज। डिसलाइक का मतलब ये होता है एवर्जन, एवर्जन का मतलब ये होता है हेट। ठीक है, एवर्जन वर्ड आपने डीप वाटर वाले चैप्टर में, विलियम डगलस वाले चैप्टर में एवर्जन वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा। किससे? मैरिज से। तो ध्यान रखो, क्लास हुई थी तो बताया था गैमोस का मतलब ये होता है विवाह, विवाह से रिलेटेड है ना, शादी से संबंधित। इसी वर्ड से बना है गैमी, इसी वर्ड से बना हुआ है गैमी। मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो और पॉली का मतलब बहुत सारे। तो मोनोगेमी एक विवाह की प्रथा, पॉलीगेमी बहुत सारे विवाह की प्रथा, और बाईगेमी 2 विवाह की प्रथा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीजोगेमी। मीजो का मतलब होता है टू हेट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, द फ्रेज पुल अ फास्ट वन। सर आप मेरी जितनी भी क्लासेस पूरा नहीं देखोगे, मैंने हर बार वोकैबुलरी की क्लास में, इवन इंग्लिश की क्लास में आपसे कहा था कि बेटा ऐसा कोई ट्रिक है ही नहीं, चाहे लेटर के लिए चाहे आर्टिकल के लिए, इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में। ये पूरी इंग्लिश जो है ना वो आप पिछले 4-5 सालों में जो पढ़े होते हो वो आपको हेल्प करती है। कोई 7 दिन 8 दिन में पढ़ के कुछ भी हेल्प नहीं पा सकता। वो अलग बात है कि 7 दिन के बुलेट बैच में आपने कुछ अच्छे नंबर पा लिए, बट अगर मुझसे आप पूछोगे तो रियलिटी ये है कि 6-7 दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। इंग्लिश आपको पूरी जो आपने पढ़ाई की होती है पहले की, वो सब काम आती है। ये इडियम आपको पुराने किसी भी यूपी बोर्ड में तो कोई आपको ये कराएगा ही नहीं, इस कंपटीशन में पूछा गया इडियम है। और आप सोच भी नहीं सकते हो भाई, कोई रेंज तो है नहीं, कोई बताया तो है नहीं कि यहीं से पूछा जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है। तो अब जो आने वाले बच्चे हैं वो इस बात को समझ लें कि अगर कोई कह रहा है कि बस यही 20 पढ़ लो इसी में से आएगा, समझ लो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है और इसलिए कह रहा है कि आप वो 20 क्वेश्चन बस देख लो और कोई तरीका नहीं है। आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट इस बात पे श्योर हो जाओ कि यही 20 पढ़ लिया और इसी 20 में से आ जाएगा। भैया ये कोई कह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हो बहुत आसानी से। पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है टू प्ले अ ट्रिक। टू प्ले अ ट्रिक का मतलब हो जाएगा टू डिसीव, टू फूल करना, टू डिसीव करना, टू ट्रिक करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो अगर कोई, अच्छा बहुत बढ़िया है, अगर कोई कह रहा है कि यही 10 पढ़ लो यही 10 आ जाएंगे, तो इट मीन्स ही इज पुलिंग अ फास्ट वन ऑन यू, ही इज पुलिंग अ फास्ट वन ऑन यू, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है क्लियरली। द सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा है। अब देखो ये वर्ड और नीचे एक अराइवल है, ये दोनों वर्ड प्रीवियस ईयर से आ गए। तो एस्टोनिशमेंट वर्ड समझना है, इसके लिए हमें क्या लिखना है? सिनोनिम लिखना है। तो ध्यान देना जरा, अगर किसी वर्ड के सफिक्स में एम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये सारे वर्ड नाउन है, पनिशमेंट नाउन, बेटरमेंट नाउन, सेंटीमेंट नाउन। सरप्राइज के साथ ये है कि सरप्राइज नाउन भी है और सरप्राइज वर्ब भी है, समझिएगा। तो अगर आपसे कहा जाए एस्टोनिशमेंट के लिए सिनोनिम बताइए, तब भी सरप्राइज होगा, आश्चर्य। एस्टोनिश मतलब आश्चर्य कर देना, तब भी उसका सिनोनिम सरप्राइज ही होगा, समझ आएगा। लेकिन आपसे सरप्राइज के लिए कहा जाए सिनोनिम बताने के लिए, तो नाउन फॉर्म में देखोगे तो एस्टोनिशमेंट कहोगे और वर्ब फॉर्म में कहोगे तो एस्टोनिश कहोगे। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको और क्लियरिटी आए इंग्लिश में।
बाकी पनिशमेंट आपको पता है, बेटरमेंट का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, आपके बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है तो आपके इंप्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है, और सेंटीमेंट फीलिंग से रिलेटेड है। द पोएम हैज मेनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स, पूरे डबल ए के सेट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे डबल ए के सेट में, जिसमें से एक ये है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो। द पोएम हैज मेनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स। मैं भी पूरे दिन परेशान रहा, लगभग 24 घंटे तो मैं परेशानी रहा इस क्वेश्चन को लेकर। मैं कोई कंक्लूड एविडेंस चाहता था कि मुझे पता चले कि यार सही आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ऑब्सक्योर मतलब धुंधला, और इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। जैसे मैंने कहा तुम इस इल्यूजन में जी रहे हो कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, तो मुझे लग रहा था कि यार इल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ है, ऑब्सक्योर मतलब धुंधला है, तो ये दोनों तो एक ही जैसे वर्ड दिख रहे हैं, तो क्यों ना मैं ऑब्सक्योर को हटा दूं और आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पोएट्री में एक वर्ड होता है अल्यूजन। अल्यूजन मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस, है ना, डायरेक्टली आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्टली किसी को मेंशन कर रहे हो, तो वहां पे ये टर्म बहुत यूज होता है, ऑब्सक्योर अल्यूजन। ऑब्सक्योर अल्यूजन, है ना। अगर किसी पोएट ने अपने पोएट्री में अपने उस सेक्शन में बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट रेफरेंस दिए हैं, तो वहां पे ये वर्ड डायरेक्ट एक साथ यूज होगा, ऑब्सक्योर अल्यूजन। इस पोएट ने बहुत सारे ऑब्सक्योर अल्यूजन यूज किए हैं अपनी पोएट्री में, तो इस वजह से इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला, इल्यूजन ना होके अल्यूजन सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को कमेंट आया कि सर मेरे सर कह रहे हैं कि मेनी हटा दो, तो मेनी नहीं हटा सकते हो, मेनी तो किसी कीमत पे बन ही नहीं सकता है, क्योंकि मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, जैसे मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी बुक्स, मेनी कार्स, है ना। तो जब मेनी हटाओगे तो इसका मतलब इसमें से एस हटाना पड़ेगा, तभी तो मेनी हटा रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेनी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर चाहिए, अगर यहाँ पे एस लगा है तो मेनी लगाने में क्या दिक्कत है, फिर मेनी लगा ही रहने दो। मेनी हटा रहे हो तो फिर यहाँ से एस हटाना पड़ जाएगा, और 2 चेंजेस तो कर नहीं सकते थे, तो मेनी किसी कीमत पे नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये ऑब्सक्योर हो सकता है, बट मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है सबसे सही ऑप्शन यही है जो मैं बोल रहा हूँ, ऑब्सक्योर अल्यूजन वाला। ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, सही आंसर यही माना जाएगा। ठीक, एंटोनिम ऑफ अराइवल, तो ये प्रीवियस ईयर का है। अराइवल और डिपार्चर आप सुनते होगे जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते होगे, तो वहां पे भी छोटी सी बात ध्यान रखोगे, तो सही ऑप्शन बन जाएगा थर्ड वाला, और इसमें सही ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ वाला, इसमें भी सही ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, अब अराइवल का एंटोनिम डिपार्चर। रप्चर मतलब होता है ब्रेक, कोई चीज का टूटना है, तोड़ना। सर्वाइवल, जब आप सर्वाइव करते हो किसी तरह से बने रहते हो, तो उसी के नाउन फॉर्म है सर्वाइवल। राइवलरी आपने सुनी, भारत और पाकिस्तान की राइवलरी यानी कि प्रतिस्पर्धा, राइवलरी से ही बनने वाला वर्ड है राइवल, दोनों ही नाउन है, बट राइवल मतलब कोई टीम है। मान लो भारत और पाकिस्तान क्या है, राइवल है, राइवल्स, दोनों राइवल्स हैं, एक तरह से एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा रखते हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। ठीक, तो ये फोर्थ वाला था। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखो, तो वही जो मैं कह रहा था कि हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक, इनमें से कोई एक करना होगा। नरेशन 2 है, एक करना है, वॉइस एक है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन इसमें से एक करना है, सिंथेसिस 2 है, एक करना है, और एरर करेक्शन है, एक करना है, और प्लस यहाँ पे होमोफोन्स दिए रखे हैं 2। तो पहला ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, और ये बच्चे कह रहे थे सर आपने जो कराया था वही आ गया। ऐसा कुछ नहीं था बेटा, ये लास्ट ईयर का था, पेपर से एक दिन पहले हम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे थे, वही आ गया। तो जिन बच्चों ने उस दिन केवल वही क्लास देखी तो उनको ये लग रहा था, बल्कि ऐसा नहीं है, आप इस इल्यूजन में जी रहे हो कि मेरा पढ़ाया हुआ आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। प्रीवियस ईयर का कराया था वही मैच कर गया था। ठीक, ही सेड दैट, और वी को किस में चेंज करोगे, दे में। प्रोनाउन चेंज करना समझ लेना, क्यों दे में चेंज करोगे, ही के हिसाब से ही नहीं करोगे, ही अकेला नहीं है, क्योंकि कह रहा है हम इस जीवन में कभी खुश नहीं है, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो इसका मतलब वो अकेले की बात नहीं कर रहा, वो अपने साथ कुछ और लोगों की बात कर रहा है, तो इसकी वजह से ही को वी को ही में ना चेंज करके दे में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको पता ही अकेले नहीं है। दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ, दिस का दैट कर देना, और कैन नॉट का कुड नॉट कर देना, पास्ट में है तो सेड के साथ दैट लगा देना, सीधे सेड के साथ दैट लगा देना, सेड टू मत करना, टोल्ड दैट मत लगा देना। माय फ्रेंड सेड टू मी, अब यहाँ पे सेड टू किसमें चेंज करना, टोल्ड, और टोल्ड के साथ मी, क्योंकि टेल ट्रांजिटिव हो गए, और फिर अगर कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट। देखो केवल दोनों असर्टिव सेंटेंस आ गए थे। आई फर्स्ट पर्सन है तो ही लगा देना, केम पास्ट इंडेफिनिट है, हैड कम लगा देना, टुडे का दैट डे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हैड कम कर देना। आई फर्स्ट पर्सन है, फिर से ही कर देना, विल लीव, वुड लीव हो जाएगा, विल पास्ट में जाएगा तो फॉर आ गया, टुमारो का द फॉलोइंग डे, टुडे का दैट डे, और टुमारो का द फॉलोइंग डे। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, एक को चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस है, उसने एडवाइस दिया और उसने उनकी हेल्प की, 2 काम एक साथ है, तो या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ो, न केवल उसने एडवाइस दिया बल्कि हेल्प किया, और या फिर एक बहुत अच्छा, क्योंकि आपको एक क्लॉज हटानी है किसी भी तरह से। सिंपल बदलने का मतलब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, इनके भी सोल्यूशन बहुत सारे बच्चों ने बताया, और बार बार ये वीडियो बनाना मुझे ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत जब लगता है कि यार ये बहुत गलत है, पूरे साल पढ़ाने के बाद आपको सोल्यूशन करा रहे हो गलत करा रहे हो, तो इसका मतलब पूरे साल भी आपने गलत पढ़ाया होगा,
तब मैं ऐसे वीडियो बना देता हूँ। तो ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। तो इसको बिसाइड्स जो प्रीपोजिशन है इसके साथ बना सकते हो आप। यहाँ लिखो बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या है? प्रीपोजिशन। तो अगर प्रीपोजिशन है, अभी पेपर के स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शन में समझाया था, फॉर रीडिंग लिखा हुआ था। फॉर प्रीपोजिशन है तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बिसाइड्स प्रीपोजिशन है तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो गिव की जगह पे लिख दो गिविंग। क्यों गिविंग लिख दिया? क्योंकि या तो नाउन या तो प्रोनाउन, अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म। बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, एडवाइस देने के अलावा, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस। यहाँ पे भी एक छोटी चीज, अगर सी लगाओगे तो नाउन है एडवाइस में, और एस लगा दोगे तो वर्ब हो जाएगा। बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस ही हेल्प्ड देम लिबरली, ही हेल्प्ड देम लिबरली। सर अब की बार एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, और ये तो नॉन फाइनाइट बन गए पूरी तरह से, क्योंकि बिसाइड्स प्रीपोजिशन हो गया तो ये क्लॉज ही खत्म हो गई। तो एक ही क्लॉज, सिंपल सेंटेंस। अगेन इसमें भी यही करना है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, अगर देखा जाए तो ये पूरा कंपाउंड है। ठीक, अब हमें इसमें से एक ये खत्म करना है, एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो इसको लिखो हियरिंग, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस। इल को नाउन फॉर्म में बदलो, क्योंकि यहाँ पे इल एडजेक्टिव है। अभी बताया था वॉज कंपल्सरी, इज कंपल्सरी था तो कंपल्सरी एडजेक्टिव है, उसी तरह इल एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे राजा की इल एडजेक्टिव नहीं, राजा की इलनेस, बीमारी, राजा की बीमार नहीं, राजा की बीमारी, नाउन फॉर्म चाहिए। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, राजा की बीमारी का न्यूज सुनकर, क्योंकि इस सेंस में ही जाना चाहिए, जो सेंस दिया गया है वही सेंस होना चाहिए। हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस द पीपल वेंट टू द पैलेस। अब ये सही हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। लोग पैलेस चले गए, तो पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वेंट यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गई, और बाकी तो ये नॉन फाइनाइट बन गया, ये तो क्लॉज ही खत्म हो गई। सुनकर क्या? राजा की बीमारी का न्यूज। कौन सुना? लोग, तो यही इसके लिए भी सब्जेक्ट है, तो सही है। हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस द पीपल वेंट टू द पैलेस। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, जब तक ये इस पूरे इंग्लिश का सबसे एक्सट्रीम टॉपिक होता है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो परेशान हो तो ये वापस से जाइए, पूरी चीज़ों को समझिए अगर आप इस साल 12th के एग्जाम देने जा रहे हो तो, और तब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। हिज डेथ शॉक्ड मी, पैसिव वॉइस है तो बनेगा आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। शॉक्ड के साथ क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, एट हिज डेथ। ठीक, और फिर नो वन विल डिनाई, कोई भी मना नहीं करेगा क्या? कि ग्रीस ने ऑफिसर को प्लीज करने का अपना बेस्ट किया, मतलब उसने हर प्रयास कर दिया अपने ऑफिसर को प्लीज करने का, कोई भी ये बात मना नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हर लोग इस बात को स्वीकारेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करना है तो बस इसकी जगह पे लिख दीजिए एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट, एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, ACCEPT। तो सब लोग इस बात को स्वीकारेंगे, नो वन की जगह एवरीबडी करिए, विल एक्सेप्ट करिए। कोई नहीं मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा कि तुमने अच्छा काम किया है ना, यानी कि कोई नहीं मना करेगा कि तुमने उसको धोखा दिया है, यानी कि सब लोग मानेंगे कि तुमने उसको धोखा दिया है। तो बस सेंस बना रहना चाहिए, एवरीबडी विल एक्सेप्ट हो जाएगा। ये दोनों हो गया। अभी चेंज करना था, द बॉय टोल्ड अ लाई, बच्चे ने झूठ बोला, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि उसको सजा मिल जाए। तो लेस्ट में हमेशा नॉट छिपा होता है, तो लेस्ट वाली क्लॉज के साथ कभी नॉट नहीं लगाते। दूसरा लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं। दो चीजें आती हैं, एक तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा लेस्ट वाली क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो इसने इस बार नॉट लगा दिया था, कई बार ये शुड लगा देगा, शुड हटा के कुछ और लगा देता, विल लगा देगा, लेस्ट ही विल बी पनिश्ड, गलत हो जाएगा, लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड। बच्चे ने झूठ बोला, टेल अ लाई होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार आ जाएगा द बॉय स्पोक अ लाई, गलत हो जाएगा। टेल अ लाई एक फ्रेज है, टेल अ लाई झूठ बोलना, और सही बोलने के लिए होता है स्पीक द ट्रुथ, ये भी आया हुआ पेपर में, स्पीक द ट्रुथ। लास्ट ईयर आया था कि स्पीक अ ट्रुथ नहीं होगा, स्पीक द ट्रुथ होगा, और टेल अ लाई होगा। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड, कहीं ऐसा ना हो कि उसको पनिश कर दिया जाए, तो लेस्ट में नॉट ऑलरेडी छिपा होता है, तो लेस्ट वाली क्लॉज के साथ नॉट में लगाएंगे। होल इंडिया की जगह द होल ऑफ इंडिया लिखिए, द होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत, द होल ऑफ इंडिया, या फिर लिखिए द होल कंट्री, तो कंट्री में इंडिया लिखा है द होल ऑफ इंडिया, या फिर सीधे होल हटा दीजिए, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, लेकिन होल लगा हुआ है तो देना चाह रहे हैं आप होल का सेंस, तो द होल ऑफ इंडिया लिखिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये आपके होमोफोन्स हैं, तो ये होमोफोन्स तो कराया भी था आपको क्लास में, कराया गया था, प्रीवियस ईयर का था, पूछा गया था, कई बार बता दिया था।
एल्टर मतलब होता है वेदी, है ना। वेदी मतलब एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस, एक टेबल, स्पेशली चर्च में होती है जिसपे आप कोई चीज़ ऑफर करते हो, भगवान को चढ़ाते हो। मेनी पीपल, ये वाला एग्जाम्पल भी लिखा था मैंने, मेनी पीपल सेक्रीफाइस अ गोट एट द एल्टर ऑफ गॉडेस काली। बहुत सारे लोग गोट को सेक्रीफाइस करते हैं गॉडेस काली के एल्टर पे, वेदी पे। Nobody can alter my plan, कोई भी मेरे प्लान को चेंज नहीं कर सकता। ALTER, एल्टर मतलब टू चेंज, एल्टर मतलब टू चेंज। ऐसे ये रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल दोनों देखने में जैसे थोड़ा अंतर है। फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, तो अगर बहुत रिस्पेक्टफुल है ना, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, माई स्टूडेंट्स आर वेरी रिस्पेक्टफुल, तो यानी कि वो रिस्पेक्ट देते हैं बहुत सारा दूसरों को, शोइंग रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। किसी वर्ड के सफिक्स में FUL लगा दो तब भी एडजेक्टिव, ABL लगा दो तब भी एडजेक्टिव। तो एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है, अगर कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो इसका मतलब समाज में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो उसको माना जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, वो चीज़ अच्छी है, तो ये रिस्पेक्टेबल है, तो वो एक्सेप्टेबल है। बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है ना, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तो वो एक्सेप्टेबल है। और रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जहाँ रिस्पेक्ट आप दिखा रहे हो, वाकई में रिस्पेक्ट आप शो कर रहे हो। तो ये आज का सेशन था, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी ये AA थे, इसके बाद AB, फिर ZU, ZV, ZX, ZY, ZZ ऐसे कर करके सारे हैं, करीब 7 सेट्स, तो वो सारा भी कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जिन बच्चों को सोल्यूशन देखना होगा ग्रामर के सेक्शन का, उनको ये AA का सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।